हेलो फ्रेंड्स, स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत है। ये सेट जो है वो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, अब हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है स्टेनलेस जो स्टील है वो क्या है। देखिए, वो जो है वो एक आपका मिश्र धातु है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धातु है। कौन है? तो स्टेनलेस स्टील। देखिए, इस्पात में जो इस्पात होता है उसमें आपको लोहा एवं कार्बन दोनों का मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसमें आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कार्बन कितना परसेंट होता है, तो 0.1% से मतलब 0.1% टू 1.5% होता है। ठीक है, ये आपका 5 है, 1% होता है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन जो होता है उस पर क्या असर होता है। तो देखिए, जब चलती हुई जो लिफ्ट होता है उसमें व्यक्ति का वजन पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा, क्योंकि उसका जो भार होता है वो नहीं बदलता है। लेकिन वही अगर चलती हुई जो लिफ्ट होता है उसमें अगर ऊपर की ओर लिफ्ट जाता है तब उसमें वजन जो होता है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। वही अगर नीचे की ओर आता है तो इसका जो वजन होता है वो आपको घटता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दिया गया है जो 26,000 है वो क्या है, वो आपको विक्रय मूल्य है, क्योंकि उस मतलब 26,000 राशि पे वो उसको बेचा गया है। कितने छूट पे? तो 35% की छूट पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य यानी सीपी जो होता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 26,000 यहाँ लिखेंगे इंटू कितना परसेंट का छूट दिया गया है, तो 35% का। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग का आंसर आएगा 40,000, क्योंकि देखिए यहाँ जब हम लोग इसको इसको करेंगे तो आपका 40,000 आएगा। ये जो 40,000 वो आपका क्या है, वो आपका क्रय मूल्य है। अब देखिए, इस क्रय मूल्य पे आपको 15% का छूट दिया जाता है। उसके बाद आप उसको किस राशि में बेचते हैं, तो मतलब अब हम लोग को फाइंड करना है विक्रय मूल्य। ठीक है, 15% की छूट पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 40,000 देखेंगे, अब 15% का यहाँ छूट दिया गया है 1/100, जिसको हम लोग गुना करते हैं। तो 400 को जब हम लोग 85 से जब हम लोग गुना करते हैं तब आपका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 34,000। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है हाल ही में जो सेंटलिंग टू द टॉप पुस्तक की जो लॉन्च हुआ है उसमें किसकी जीवनी है। चलिए आप फटाफट बताइए। तो इसमें जो जीवनी है वो आपको पीवी संधू का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है, या मैटरहॉर्न जो पर्वत है वो कहाँ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, बिकॉज जो आपका स्विट्जरलैंड है वही आपको मैटरहॉर्न पर्वत है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ स्थानांतरित किया है, मतलब ग्वालियर से वो कहाँ ट्रांसफर किया है। तो वो जो है वो आपको न्यू दिल्ली में किया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि एस एक कार्य को मतलब कि एक कोई कार्य है उसका 50% जो होता है वो एक दिन में समाप्त कर देता है, और उसी कार्य को टी जो है वो आपको एक दिन में 25% समाप्त करता है। तो दोनों अगर मिल करके कार्य करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए, एस जो है वो आपका एक दिन में 50% कार्य खत्म करता है, मतलब 1/2। अगर हम लोग टी का बात करें कि एक दिन में कितना करता है, तो 25% मतलब 1/4। और अगर दोनों को मिल करके काम करने का बारी आ जाएगा तब उन लोग क्या करेगा, तब देखिए क्या करेगा, 1/2 प्लस 1/4 बराबर, जब हम लोग ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/4। जब हम लोग इसको कार्य का बात करेंगे तो ये आपका पलट जाता है, आपको तो पता ही है, तो आपका हो जाएगा 3/4। आज इसको जब हम लोग
भागा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.33। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है ARC को जैसे कि डॉलर, फिर आपको @ और फिर स्टार, इस नाम से आपको यहाँ पे ये किया हुआ, हिट को आपको इस तरह से, तो अब आपको CHAIR चेयर को किस तरह से कोडिंग करना है। मतलब देखिए ARC को इस तरह से कोड किया गया है, HIT को इस तरह से, तो फिर आपको चेयर को कोड करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग C वर्ड आता है, तो C यहाँ पे देखिए C है, C का देखिए स्टार है, तो सबसे पहले जो आएगा आपका स्टार आएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही जो ऑप्शन है उसको हम लोग एलिमिनेट करते जाएंगे। देखिए इसमें स्टार है क्या? इसमें स्टार है क्या? बताइए, नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट। इसमें भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। एंड C एंड D में आपका स्टार अवेलेबल है। सो अब हम लोग देखिए दूसरे में देखते हैं H जो है वो आपका देखिए यहाँ का H है और यहाँ का देखिए आपका H है, ठीक है। तो वो देखिए स्टार के बाद H आ रहा है क्या? हाँ देखिए इसमें भी है, इसमें भी, इसलिए अभी हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। देन नाउ ए जो है वो आपका कहाँ पे आ रहा है? देखिए आपका ए जो है आपका स्टार्टिंग में है, देखिए ये, तो ये का बदले देखिए यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है, तो इसमें भी डॉलर है और इसमें भी डॉलर है, मतलब अभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये दोनों में से तो कोई आंसर होगा, बट एलिमिनेट का कंडीशन अभी नहीं आया है। अब हम लोग देखिए आई देखते हैं। तो आई है देखिए HIT, HI है, आई में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए एंड है, ठीक है, एंड यहाँ भी है और एंड यहाँ भी है, मतलब अभी भी एलिमिनेट नहीं होगा। अब हम लोग देखिए आर देखते हैं। आर जो है देखिए ARC है, मतलब आर है, यहाँ क्या है? @ यहाँ देखिए परसेंटेज है, बट यहाँ देखिए @ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है 8 का वो आपका करेक्ट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका 8 का है वो आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक व्यापारी बासमती चावल को 80 किलो का बैग 125 रुपए में तथा 60 किलो का बैग 150 रुपए में खरीदता है और पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पर बेच देता है। उसका प्रति किलो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लाभ परसेंटेज है वो आपको टोटल स्टॉक पर बोला है, मतलब 40 किलो ये या 60 किलो है, टोटल अमाउंट, टोटल किलो ऑफ कितना हो जाएगा? 100। तो उसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो आपको 20% मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग का सबसे पहले कितना है 40, और उसमें आपको कितना ले रहा है 40 kg का 125 रुपये, ठीक है, टोटल अमाउंट वाला है, इसलिए हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ देखिए आपका 60 kg है और यहाँ आपका जो अमाउंट लग रहा है 150 लग रहा है। जब हम लोग दोनों को ये करेंगे तो इसको जब हम लोग ये करेंगे तो आपका हो जाएगा 5000 प्लस, जब हम लोग 60 × 150 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9000। तो आपका हो गया 9000, दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 14000, मतलब 14000। अब देखिए हम लोग को यहाँ बोल रहा है प्रति किलो विक्रय मूल्य ज्ञात करने, मतलब हम लोग को अब प्रति केजी का क्रय मूल्य जो होता है वो हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर उसमें हम लोग 20% का लाभ को देखेंगे, उसके बाद हम लोग का जो 1 kg का विक्रय मूल्य होगा वो हम लोग का पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले 1 kg चावल का क्रय मूल्य फाइंड करते हैं। तो 1 kg का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब CP हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 14000/100। 100 हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका देखिए 40 kg और आपका 60 kg है, तो टोटल कितना हो गया 100 kg। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 140 रुपया, मतलब 1 kg जो है उसका जो प्राइस हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य जो होगा आपका हो जाएगा 140 रुपया। अब हम लोग 20% जो लाभ होता है प्रति किलो चावल पर उसका विक्रय मूल्य फाइंड करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 140 × 120, क्योंकि हम लोग को 20% का लाभ भी ये करना है, लाभ पर वो बेच रहा है, और हम लोग 100, तो हम लोग जब इसको 14 × 12 करते हैं तब आपका जो आंसर आएगा 168 रुपीज आएगा। देखिए 168 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसी के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? चलिए फटाफट बताइए। तो सिंधु घाटी की जो मुख्य विशेषता थी वो वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली थी, लेकिन देखिए ऑप्शन में नगर नियोजन प्रणाली नहीं दिया हुआ
हुआ है, यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ वो आपको ईंट के बने भवन। हाँ देखिए, आपको कभी कभी क्वेश्चन में नगर नियोजन देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, लेकिन वहाँ की जो मुख्य विशेषता थी मेनली वो नगर नियोजन थी। और वहाँ का जो जब हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य जब खुदाई हुआ था वहाँ पे, तब हम लोग को वहाँ से ईंट के मतलब घर या फिर भवन मिले थे। और इनफैक्ट वहाँ के जो घर के जो दीवार थे वो आपको प्लस्टरा भी किया हुआ था। इसी के लिए इसकी मुख्य विशेषता जो है ईंट के भवन में, ईंट के बने भवन या फिर नगर का नियोजन। देखिए, भारत का प्रथम ऐसी सभ्यता थी जो कि शहरी सभ्यता थी। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आपको मेसोपोटामिया सभ्यता की भी समकालीन रह चुकी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, बताइए फटाफट कौन सा क्षारीय नहीं है। तो आपका सल्फर, सल्फर जो है वो आपका क्षारीय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 14। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है कि नीचे कुछ जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन और आंसर देना है। ठीक है, जैसे में कि देखिए 4 दोस्त है, PQRS है जो कि अनियमित क्रम में है, अध्यापक, वकालत, वकील और कुकिंग अपना अपना कार्य करता है, जिनके पास कि आपको 4 कलर के घर हैं जो कि कोई फिक्स नहीं है कि मतलब कौन किसका कलर है, लाल, नीले, सफेद और पीले रंग का घर है। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक घर है और वह केवल एक व्यवसाय करता है। चलिए ये आपका मेन पॉइंट था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एक बॉक्स बना करके अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए 4 ठो दोस्त है, P है, Q है, R है और आपका S है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं। एक हो कि P के पास लाल घर है, P के पास कौन कलर का घर है, रेड है, लेकिन और वह बैंकर नहीं है, तो व्यवसाय से क्या है वो बैंकर नहीं है। देखिए बी में क्या है, नीले रंग के घर का मालिक वकील है, नीला रंग जिसका भी घर है वो आपको वकील है। लेकिन आपको सी नंबर में क्या बोल रहा है, सी में आपको बोल रहा है एस के घर का जो रंग है वो आपको पीला और सफेद नहीं है। देखिए रेड कलर का घर किसके पास है, पीले के पास है, लेकिन एस के पास किसका कौन सा है, जो एस होगा। देखिए सी में आपको बोल रहा है एस का घर जो है वो आपको रंग जो है वो आपको पीला और सफ़ेद नहीं होगा। तो यहाँ देखिए टोटल तो 4 कलर दिया है, तो एस का घर पीला नहीं है, सफ़ेद भी नहीं है और रेड तो पी के पास है, तो एस का घर कौन सा हो गया, एस का घर देखिए आपको बी वाला सूट कर रहा है इसमें, तो नीले रंग का घर हो जाएगा। तो इसका कौन सा घर हो जाएगा, नील रंग का, और फिर वो वकील हो जाएगा, पेशे से क्या होगा, वकील हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यू आर आर का जो घर होगा वो आपका सफ़ेद होगा कि पीला होगा, ये तो यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें तो देखिए क्लियर नहीं किया हुआ है, तो इसलिए इन लोगों का वाइट भी हो सकता है, इन लोगों का येलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्लियर नहीं किया हुआ है। अब देखिए हम लोग व्यवसाय का बात करें, जो एस है वो आपका क्या हो गया, वकील है। देखिए आर जो है वो आपका अध्यापक हो गया, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका टीचर हो गया। ठीक है, आर जो है वो आपका टीचर हो गया। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पास दिया हुआ है पी के पास लाल घर है लेकिन वह बैंकर नहीं है, तो जब पी बैंकर नहीं है तो ऑब्वियसली क्यू है जो आपका बैंकर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको तो यहाँ दिया हुआ है ना ए में देखिए दिया हुआ है कि वो बैंकर नहीं है। अब देखिए 4 व्यवसाय में क्या क्या पूरा हो गया, तो सिर्फ कुकिंग बाकी है, तो पीला जो है वो आपका कुकिंग करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद रंग का घर का मालिक कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये बताइए सफ़ेद रंग का घर का मालिक कौन है। तो क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, इसमें तो अभी क्लियर है डेटा नहीं ना दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि क्यू क्या है, बताइए क्यू क्या है। तो देखिए क्यू जो है वो आपका बैंकर होगा। ठीक है, क्यू जो है वो आपका बैंकर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 14 नंबर पे बोला है नीले रंग के घर का मालिक कौन है। चलिए बताइए, देखिए आपको वहाँ पास दिया हुआ था ना कि जिसका भी नीला रंग का घर होगा वो पेशे से वकील होगा, तो हम लोग को पता क्या चला था, एस जो है उसका जो घर है वो नीला है और वो पेशे से वकील है। ठीक है, तो 14 का जो ऑप्शन ए है वो आपका
करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला दो संख्याएं का HCF 4 है, LCM आपको अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है। चलिए सबसे पहले हम लोग HCF को हम लोग x मानते हैं और इसका बराबर हम लोग का x हो जाता है। ठीक है, तो संख्या जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 5x और दूसरा संख्या होगा 7x। तो इसमें क्या होगा 5 इंटू 4 बराबर 20। ठीक है, ये आपका 5 है और यहाँ क्या होगा 7 इंटू 4 इजिकल टू 28। यहाँ पे क्या बोला है, छोटी संख्या 20 है। आपका 20 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, मतलब 15 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, एक वस्तु 10% की छूट पर, ठीक है, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु का जो एसपी हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 3600 और उसमें हम लोग 10% का छूट भी दिए थे। और फिर से अगर वो कितना में बेचे कि 15% का छूट देने पर वो कितना में बिकेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्रय मूल्य फाइंड करना होगा। तो क्रय मूल्य हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ 36 तो दे देंगे और हम लोग को कितना परसेंट का छूट दे रहे हैं तो 10% का। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा बाय आपका 90 हो जाएगा। जब हम लोग इसको ये कैलकुलेट करेंगे आपको 9×36, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4000। ये आपका क्या हो गया, ये आपका निकल गया CP। अब हम लोग को फिर से निकलना है SP, वो भी हम लोग को निकालना है 15% की छूट पर। ठीक है, तो 15% की छूट पर क्या हो जाएगा, 15% की छूट पे हो जाएगा 4000 इंटू 85/100। चलिए 20 काट दिए। अब बताइए 40 इंटू 85 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा आपको 3400 रुपीज़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए आपका एकदम से करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या बोला है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपका शामिल होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, किसने की थी। तो इसमें देखिए हो जाएगा 18 में किसका जो स्थापना हुआ था वो आपको 1915 ईस्वी में कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। तो इसका देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, 1915 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक जो थे वो आपको मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है और 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल का मूल्य कितना है 1040। तब 1 किलो चीनी का मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि 12 केजी क्या है, चीनी है। ठीक है, चीनी है वो किसके बराबर है, 6 केजी चावल के बराबर। ठीक है, चावल के बराबर है 12 किलो चीनी जो है वो आपको 6 किलो चावल के बराबर है। ठीक है, आप लोग तो इतना समझ गए। देखिए अब यहाँ पे बोला है कि 1 केजी मतलब क्या होगा, 1 केजी चीनी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 केजी चावल। ठीक है, ये आपका कैसा हुआ, जैसे कि देखिए अब हम लोग यहाँ पे 1 केजी बराबर फिर फाइंड करने तो कितना हो जाता, आपका हो जाता 6/12। तो हम लोग इसको कटिंग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। वही आपका जैसे देखिए 12 किलो चीनी अगर हम लोग देते हैं किसी को तो वो हमको बदले में 6 केजी चावल देता है। ठीक है, मतलब इसका 1 केजी और इसका हाफ केजी। तो वही बोला गया कि 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा 1/2 केजी चावल। ठीक है, तो अब हम लोग को ये सबसे पहले देखना है कि 10 किलो, देखिए यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे दिया गया है 10 किलो
चीनी, ठीक है। तो 10 केजी चीनी का मूल्य अब बताइए कि कितना हो जाएगा। तो 10 केजी चीनी का जो मूल्य हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 10 इंटू 1/2। मतलब देखिए 10 किलो अगर हम लोग यहाँ देखिए 12 किलो चीनी दे रहे थे तो 6 केजी चावल दे रहा था। वही अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 10 किलो अगर हम लोग चावल देंगे तो सॉरी 10 किलो चीनी देंगे तो हम लोग को चावल कितना देगा। तो इसका जितना ये देंगे उसका तो हाफ ही देगा ना। देखिए यहाँ 12 किलो दिए हैं तब हम लोग को 6 किलो चावल दिया था। यहाँ जब हम लोग 10 किलो देंगे तो ऑब्वियसली 5 केजी चावल देगा। तो ही देखिए 1/2 से जब हम लोग ये करते हैं तो 5 केजी हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग को 5 केजी चावल मिलेगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग को ये देखना है कि जब हम लोग 10 केजी दिए उसको, 10 केजी क्या दिए चीनी, तब हम लोग को कितना दिया 10 केजी हम लोग को चीनी दिए तब हम लोग को 5 केजी क्या दिया चावल दिया। तो अब देखिए टोटल क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे हो जाएगा ये 5 केजी 5 प्लस। अब यहाँ पे बताइए कि कितना केजी चावल है। तो ओके 8 किलो है। तो 8 और 5 हो गया, क्योंकि देखिए ये जो चीनी है ना, ये जो चीनी है उसको हम लोग क्या किए चावल में ना कन्वर्ट कर दिए हैं। देखिए 12 किलो दिए तब 6 किलो चावल दिया। हम लोग ऐसे सिंपली अगर मतलब ये भी देखें तो 10 किलो अगर हम लोग चीनी देते हैं तो कितना चावल देगा, ऑब्वियसली आधा ही देगा, क्योंकि देखिए यहाँ डायरेक्ट आधा कर दिया तो यहाँ पे देखिए 5 केजी चावल देगा तो वही देखिए 5 हो गया और प्लस देखिए 8 किलो चावल है तो यहाँ 8, तो टोटल कितना हो गया। और देखिए टोटल कितना हो गया 13 किलो, ठीक है 13 किलो हो गया ना। यहाँ पे क्या लिखा है 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल का मूल्य कितना है 1040 रुपया। तो यहाँ मैं क्या की कि चीनी को चावल में कन्वर्ट कर दी हूँ, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 5 और 8 13, तो 13 किलो का प्राइस कितना हो जाएगा 1040 रुपया। अब हम लोग को 1 केजी का मूल्य फाइंड करने को बोल रहा है, मेन जो क्वेश्चन पूछा है। तो 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 केजी बराबर आपको हो जाएगा टोटल ऑफ प्राइस 1040 रुपया और बटा 13। 13 क्यों, क्योंकि टोटल ऑफ केजी, ठीक है। तो 13 हो गया, तो कितना हो जाएगा जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग का आएगा 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ क्या आया 1 केजी चावल का दाम, ठीक है 1 केजी चावल का दाम, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या पूछ रहा है 1 किलो चीनी का दाम, ठीक है। तब अब आपको ये बताइए कि 1 केजी चीनी बराबर कितना चावल होता है, ठीक है। तो 1 केजी चीनी बराबर कितना होता है 1, मतलब कि 1 केजी चीनी बराबर होता है 1/2 केजी चावल। मतलब 1 किलो अगर हम लोग चीनी देंगे तो जो चावल होगा वो आपको आधा किलो होगा। तो जो प्राइस 80 आया है उसमें भी हम लोग हाफ से डिवाइड करेंगे तब आपका कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 21 में देखिए बोल रहा है ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किसने किया है। तो ये देखिए ये इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका जो अधिग्रहण किया वो आपको टीवीएस मोटर किया है, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानदी। महानदी जो है वो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोल रहा है बीना मोहन की पुत्री है, ठीक है। बीना जो है वो मोहन की पुत्री है। तो ये देखिए आपको बीना हो गई, वो किसकी बेटी है, तो ये आपको जो डॉटर है वो आपको किसकी है मोहन की है, ठीक है मोहन की डॉटर है। और फिर यहाँ पे कहते हैं बीना मोहन की पुत्री है जो मीना का एकमात्र दामाद है। ये किसका दामाद है, मोहन जो है वो किसका दामाद है, वो आपको है मीना का, ठीक है मीना का दामाद है, ठीक है मीना का दामाद है। यहाँ पे आप दामाद लिख दीजिए, ठीक है ये मीना का दामाद है। मीना का केवल एक संतान है, ठीक है मीना का जो केवल एक संतान है। और किरण मीना की नातिन है। ये कौन है, किरण हो गई, ठीक है किरण कौन है, इसकी नातिन हो गई। अब आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो किरण है और जो बीना है उसका आप ये बताइए, ठीक है। तो अब आप बताइए कि दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए ऑब्वियसली समझ गए। ये देखिए कौन हुई, किरण की नानी हुई, नानी का दामाद कौन हुआ,
ऑब्वियसली कौन हुआ m, और इसका क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एकमात्र दामाद, मतलब एक ही है, मीना की जो बेटी है वो एक ही है, तो जब एक बेटी है तो एक दामाद, तो दामाद की बेटी कौन हो जाएगी, दामाद की बेटी, और इधर भी देखिए तो दामाद की बेटी, क्योंकि ये इसकी नातिन है, तो ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, किसकी, दामाद की, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, ये दोनों आपकी बहन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोल रहा है विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि विश्व कप में क्रिकेट, जो विश्व कप हुआ था उसके क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर जो है वो आपको कुमार संगकारा हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोला गया है राज्यसभा को यहाँ पर डैश दिया गया है, नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ये बताना है कि किस नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च सदन। ठीक है, मतलब अपर हाउस, मतलब राज्यसभा को उच्च सदन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा का गठन कौन से अनुच्छेद के अधीन हुआ, तो ये आपको एक्ट 80, ठीक है, एक्ट 80 के अधीन आपका हुआ है। इसका कार्यकाल जो होता है सदस्य का 6 वर्ष होता है। देखिए मैं बहुत ही मतलब डिटेल्स में कर रही हूँ, अब मैं आपको शॉर्ट में फटाफट कराते जाती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। 26 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। अब आपको बताना है विद्युत का सुचालक कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है वो आपका विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। 27 में बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 6 है, एलसीएम 108 है, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या को फाइंड करें। आपको ये वाला इक्वेशन पता है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसे पे हम लोग पुट करेंगे तो आप लोग देखिए ये हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 108 इंटू दूसरी संख्या कितना है, दूसरी जो है आपको देखिए एलसीएम इतना है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम लोग एचसीएफ लेंगे। पहली संख्या कितना है 12, और दूसरी संख्या को तो हम लोग को फाइंड करना, तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, जिसको हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, इसको तो अब जब हम लोग इसको मल्टीपल करते हैं तब आपका देखिए ये हो जाएगा, फिर यहाँ आपका 5 4 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है आपका 5 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। 28 में आपको पूछ रहा है कि जो 99 है और 99 है उसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना होगा। देखिए इसका मैं आपको एक फटाफट वाला ट्रिक बता देती हूँ। जब भी आपको ये ट्रिपल देखिए 99 हो, 999 हो, 4 टाइम्स 9 हो, जितना भी 9 टाइम्स 9 हो, तो जो जो पहले वाला 9 है उसको हम लोग बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 99 है तो हम लोग 100 में माइनस कर रहे हैं, आपको यहाँ 999 रहेगा तो 1000 माइनस 1 कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही ईजी आता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे 9999 हो जाएगा, माइनस इसको जब हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 9 इसको जब हम लोग घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9801। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में है बताइए फटाफट। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है, बताइए कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कोहिमा जो है वो आपको नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कभी पूछते हैं कि नागालैंड जो है वो राज्य है कब बना है, तो आपको 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को बना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, नागालैंड जो है भारत की एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की राज्य भाषा जो है वो आपको अंग्रेजी है। ठीक है, राज्य भाषा जो है वो आपको अंग्रेजी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला गया है कि 2 cos, इसमें बोला गया है 2 cos, देखिए ये आपको क्वेश्चन है तो इसमें आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए एक फॉर्मूला पे बेस्ड है जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 sin π/2 माइनस, आप देखिए फॉर्मूला पे पुट किया हुआ है, ठीक है, प्लस 3 sin π/2 प्लस थीटा, ये है थीटा
माइनस 3, ये देखिए आपका 3 है, और साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा तब आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, आगे भी हम लोग को देखिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ। इसमें आपका देखिए यहाँ जो आपका आ जाएगा वो 2 साइन पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका बराबर आपको आंसर आएगा 2 साइन थीटा, क्योंकि देखिए इसके बराबर होता है थीटा। ठीक है, और प्लस कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा, जब इसमें और इसमें जब ये माइनस होगा तभी आपका हो जाएगा cos थीटा दिस वन एंड माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या पूछा है, चलिए फटाफट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि 27 है, हैच है, 15 है, हैच है, फिर 2 है, फिर छोटी ब्रैकेट है, फिर हैच है, 10 है, हैच है, 4 है, को संतुलित समीकरण में, और यहाँ बहुत सारा आपको ये दिया गया है और बोला गया है कि बदलने के बाद, मतलब कि बदलने के बाद कौन सा, मतलब देखिए यहाँ पे इक्वल टू 4 है जो कि मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू 4 आना चाहिए, तो बदलने के बाद इस सब में से पुट कीजिए और बताइए कि इक्वल टू 4 मतलब इस इक्वेशन में कौन सा है जो कि आपको फुलफिल करेगा। तो इसमें जो हो जाएगा वो आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको फुलफिल करेगा। देखिए कैसे, तो यहाँ आपका है 27 प्लस 15 माइनस 2, यहाँ छोटी ब्रैकेट है, और फिर आपको है देखिए है ना भागा 10 इक्वल टू 4। देखिए ये वाला आपको फुलफिल कर रहा है। देखिए सबसे पहले मैं जो ऐड वाला, फिर मैं ये, फिर मैं देखिए ये, फिर देखिए इक्वल टू ओके। चलिए अब हम लोग इसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका कितना आ जाएगा, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, यहाँ भागा 10 इक्वल टू 4। अब हम लोग और भी इसको जब अच्छे से करते हैं तो देखिए जब हम लोग 40 में 10 से भागा देंगे तो 10, ये देखिए आपको फुलफिल कर रहा है, मतलब 31 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में आपको क्या बोला गया, 32 में आपको बोला गया है कि ICT, मतलब ICT का फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, ICT का जो फुल फॉर्म होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो विस्तृत फॉर्म होगा या फिर मतलब फुल फॉर्म होगा वो होगा आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बोला गया है कि a प्लस 2b इक्वल टू 55, a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, अब b का जो मान है वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए b का जो मान है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि a प्लस 2b है ना, तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, a लिख देते हैं और माइनस 2b इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, हम लोग इस वजह से करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 2b जो है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पास हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ भी हम लोग प्लस लगा देंगे। तो देखिए ये जो a और a है वो दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा। और यहाँ देखिए 55 है और यहाँ है तो प्लस और प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 86। तो मतलब जब हम लोग ये करेंगे तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बोला गया है कि
देखिए इसमें बोला गया है कंसोलेशन है और फिर ये आपका ग्रीफ से जब मतलब मिल ये है, उसी तरह आपको बताना है कि सेडाटिव से आपको किससे ये बिलोंग करता है। तो देखिए जैसे कि आपको ग्रीफ का जो हिंदी में अगर वर्ड होता है वो क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग कंसोलेशन का बात करें तो उसका मतलब होता है धीरज। उसी तरह अगर हम लोग सेडा टिवा का बात करें तो इसका मतलब होता है शांति देने वाला औषधि। तो मतलब देखिए, और इसी का अगर हम लोग रिलेटेड बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पेन हो जाएगा। पेन के मतलब क्या होता है, दर्द, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा दर्द। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है, द्वितीय जो विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को टैग करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी जो मतलब ये किया गया था वो कौन सी है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि इसमें जो सोनार था उसी का यूज किया गया था। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 36। 36 में आपको क्या बोला गया है, 36 में आपको बोला गया है यदि 10 संख्याओं का जो मीन होता है, मध्य होता है, वो 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या की नई जो श्रेणी होगी उसका मध्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोला गया है, 10 डिजिट है 10, उसका आपको मीन कितना है 35। तो जब अगर हम लोग दोनों को गुना करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 350। ओके, और उसमें क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए 350 प्लस 10 इंटू 2। ओके, तब अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 350 प्लस 20 इक्वल टू 370। अब 370 में को हम लोग नई माध्य फाइंड करने का है, तो यहाँ टोटल ऑफ कितना है 10 है, तो 10 से हम लोग यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 37। मतलब देखिए हम लोग सबसे पहले पहले वाला को फाइंड कर लिए, कितना है 10 जन है और टोटल ऑफ मीन मतलब मीन कितना है तो 35, तो हम लोग को 350 हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला है, प्रत्येक में 2 जोड़ना है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना है 10 और हम लोग को 2 जोड़ना है, इसलिए हम लोग 2 से गुना कर दिए तो आपका 350 और प्लस इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 20 हो गया, तो आपको टोटल कितना हो गया 370। और न्यू मीन हम लोग को फाइंड करने का, टोटल ऑफ मेंबर कितना है 10, तो हम लोग नीचे में डाल करके ये करते हैं भगा देते हैं, तो ये आपका 30 जो 7 आएगा वो आपका न्यू मीन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। तो 37 में बोला गया है 10 वर्षों में एक निश्चित राशि एक निश्चित जो धन राशि है उसका ब्याज दर, साधारण ब्याज दर किस वार्षिक दर से स्वयं का दुगना हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन समझे कि 10 एक निश्चित राशि है, जैसे कि हम लोग मान लिए x है, ठीक है। जो निश्चित राशि है उसको हम लोग x मानते हैं और वो किस ब्याज में दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर। तो किस वर्ष मतलब कि वो किस दर से मतलब वो ब्याज पे दे कि 10 वर्ष में वो डबल हो जाए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मतलब वो राशि क्या है मतलब मूलधन, तो वो आपका हो जाएगा x, हम लोग x मान लेते हैं और वो मतलब कितने वर्ष के लिए है तो वो टाइम हो जाएगा कितना 10 ईयर, ठीक है। ये देखिए आपका गिवन है। अब हम लोग का देखिए तो इसका जो 10 वर्ष में कितना मूलधन हो जाएगा, तो देखिए 10 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों, देखिए मूलधन कितना है x है और 10 वर्ष के बाद मूलधन कितना हो जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्याज का बात करें कि 10 वर्ष में कितना ब्याज हुआ होगा, तो देखिए 2x जो है क्या है मिश्रधन है, उसमें ब्याज हम लोग कितना बोले x है, मतलब x को हम लोग माइनस करेंगे, क्यों कि इसको हम लोग क्या किया मूलधन माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस रेट में वो दे कि 10 साल के बाद वो डबल हो जाए। तो रेट ऑफ जब इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करेंगे तो 100 इंटू साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हम लोग कितना हम लोग को दिया x दिया है, x मतलब हम लोग उतना माने हैं, फिर आपको मूलधन कितना है x इंटू, देखिए माने तो x थे लेकिन जो टोटल जो मतलब मिश्रधन जो बोले वो आपका 2x है। तो जब हम लोग अगर SI का मतलब सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज का बात करें तो जो मिश्रधन होता है उसमें माइनस हम लोग क्या करेंगे मूलधन, तो हम लोग का क्या फाइंड होगा ब्याज।
तो ये आपका वो ब्याज हो गया, और ये आपका क्या है, ये आपका है मूलधन, और इनटू टाइम कितना है, तो टाइम आपका 10 है, यहाँ परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स डिवीजन हो गया 10/10, तो यहाँ पर 10 बचा, तो आपका 10%। मतलब 10% में अगर हम लोग 10 वर्ष के लिए देते हैं कोई भी ये को, तो वो आपका डबल हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बोला है कि कार एक्स तथा वाई एक ही समय पर क्रमशः 12 किलो प्रति घंटा तथा 16 किलो प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगा। मतलब इसमें डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका जो चाल है वो आपको 16 है, एक का 12 है, तो दोनों को जब हम लोग माइनस कर देंगे, जब हम लोग माइनस करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपको 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लोग को देखिए ये 4 किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हम लोग को फाइंड करना है देखिए मीटर में। तो मीटर में फाइंड करना है, तो मैंने आपको अगला वीडियो में बताया था कि जब हम लोग को मीटर में फाइंड करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मीटर जो होता है छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए 2 तरह का होता है ना, 5/18 और एक 18/5। ये किसके लिए होता है, जब हम लोग को मीटर में फाइंड करने का, किलोमीटर में फाइंड करने का, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, इस वाले को किलो के लिए, इस वाले को मीटर के लिए, तो वही मैं यहाँ की, यहाँ हो जाएगा आपको मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम लोग को मीटर पर सेकंड में हम लोग को फाइंड करना। अब हम लोग को टोटल क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, चाल। चाल आपका कैसा है, तो चाल आपका ये देखिए हो गया, तो चाल आपका है तो 4 × 5/18। ठीक है, और फिर देखिए डिस्टेंस में क्या था, चाल इंटू समय थी, तो चाल का हम लोग वैल्यू पुट करना, समय, समय कितना है 3 मिनट, तो 3 × मिनट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 60 भी डालेंगे। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आएगा 200 मीटर। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 में आपको क्या बोला गया है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। चलिए फटाफट बताइए। तो ये जो माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, परम 8000 को। ठीक है, परम 8000 को। ठीक है, परम 8000 को आपको सुपर कंप्यूटर माना जाता है। और अगर आपको पूछता है कि इसके पितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज जो थे उसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि जो भी दिए गए कथन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ करके उत्तर दें। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जान और समझ एक दूसरे के पूरक हैं। जान और समझ जो है एक दूसरे के पूरक है। जितना गहरा ज्ञान उतनी ज़्यादा समझ। सही बात है एकदम, कि जितना ज़्यादा हम लोग को गहरा ज्ञान होगा उतना ज़्यादा हम लोग का समझ बढ़ेगा। ज्ञान जागरूकता है और समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझ जो है वो हम लोग को जटिलताओं से निपटने के लिए जरूरत है। बात सही है। अब है इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अनुसार सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है वो बोला है ज्ञान और समझ पर्याप्त है। दूसरा है ज्ञान और समझ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सी है ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक है। फिर डी आपको बोला है समझ ज्ञान की जगह ले सकता है। अब चलिए ऑप्शन जो 40 है उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी जो है वो आपका सही होगा, क्योंकि ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कहा गया है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो मानव श्वसन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बोला गया है बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि एसबीआई जो है उसी के साथ में ये मिल करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 43 में बोला गया निम्नलिखित में तीर धनुष के साथ एक समान युग ज्ञात करें। मतलब तीर धनुष का जैसा, तो तीर धनुष के जैसा तो कौन सा हो जाएगा, फुटबॉल हाथ हो जाएगा, या सलाद चाकू हो जाएगा, धुआं पानी हो जाएगा, गोली बंदूक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि आपका गोली और बंदूक के बीच का संबंध भी वैसे ही है जैसा आपका तीर और धनुष का संबंध है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बोला गया है एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए हैं।
यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसके मार्क्स का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम लोग 44 नंबर बोलते हैं, मतलब इसमें परसेंटेज फाइंड को सिंपली परसेंटेज फाइंड करने को बोला है। वो उसने कितना फाइंड प्राप्त किया है 470। और टोटल ऑफ देखिए कितना विषय है 6 है और एक विषय का कितना है 100 है, तो आपका टोटल ऑफ जो मार्क्स हो जाएगा वो आपका 600 हो जाएगा और आपका 100%। ये आपका 0 कट गया और फिर जब हम लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 78.33%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कथन और उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जिसको जैसे कि कथन में बोला है अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। और फिर दूसरा जो निष्कर्ष है उसमें दिया गया है राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। दूसरा जो निष्कर्ष है उसमें बोला है राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। अब दीजिए कि इसमें से मतलब कि जो दो गो निष्कर्ष है एगो कथन है, तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो किसको फॉलो कर रहा है और किसको नहीं कर रहा है। चलिए बताइए। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि उसके प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। तो आप किसके से सहमत है? 1 और 2 दोनों से है कि नहीं है? तो देखिए इसमें जो है वो आपको दोनों से सहमत है, क्योंकि राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, सही है। राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों का दोनों जो है वो आपका अनुसरण कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। इसमें बोला गया एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपया प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया। 2 वर्षों के अंतिम में उसको कितना भी धनराशि मिलेगा, मतलब उसका परिपक्वता मूल्य क्या होगा। तो देखिए टोटल ऑफ अमाउंट कितना था 500 था, और वो कितने टाइम के लिए? सबसे पहले देखिए 2 वर्ष है ना, और इसमें क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम लोग एक एक वर्ष करके फाइंड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, तो 10% दे दिए बाय कितना 100। जब हम लोग इसका करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 50। देखिए ये तो आपका एक वर्ष का इंटरेस्ट था, तो दूसरे वर्ष में तो क्या होगा आपका मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का बात किया। तो आपका टोटल ऑफ क्या हो जाएगा मिश्रण आपका 500 और प्लस 50, तो 550 हो जाएगा। अब हम लोग इसके ऊपर दूसरा वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, तो वर्ष इसमें भी एक हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ 100। तो जब हम लोग इसको जब हम लोग काटते हैं तब आपको आंसर कितना हो जाएगा 105। अब बताइए कि टोटल 2 वर्ष में उसको कितना मूलधन मिलेगा। तो आपको टोटल जो हो जाएगा, देखिए पहले वर्ष का कितना होगा। देखिए पहले वर्ष में आपको उसने कितना दिया था 500 रुपया टोटल, फिर उसको दूसरे वर्ष में कितना हो गया 550 और इसका इंटरेस्ट कितना हो गया आपको 105। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 1050 आ जाएगा प्लस 105, तो आपका आ जाएगा 1155 रुपया उसको टोटल मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। लॉग इन नाम और फॉरवर्ड का सत्यापन किस लिए किया गया है? चलिए फटाफट अब आंसर दीजिए। तो इसका जो सत्यापन किया गया है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही, क्योंकि इसमें उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु, मतलब जो इसका उपयोग कर रहा है उसका जो प्रमाण है उसके लिए ये किया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में किया गया है कॉट 52 डिग्री इक्वल टू बी है, तो टॉन 1038 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। देखिए कॉट जो होता है उसका 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इक्वल टू बी होगा, देन आपको 1038 डिग्री इक्वल टू बी होगा। मतलब इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 में आपको बोला गया है व्हाइट हाउस जो है के कोरोना वायरस जो सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, व्हाइट हाउस के। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, रो खन्ना को किया गया है व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बोला गया है
दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा योगफल 72 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। चलिए फटाफट बताइए कि क्या हो जाएगा इसका। देखिए इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो होगा, देखिए इसमें सबसे पहले तो हम लोग को ये अनुपात देखना है, ठीक है। तो इसमें जो संख्याएं होगी वो आपका 3x होगा और आपका x होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला योग, तो मतलब 3x प्लस 1x, तो 4x बराबर 72, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 18। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं इसका अंतर। अंतर का अगर बात करें तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आपको हो जाएगा कितना होगा बताइए। तो इस इक्वल टू हो जाएगा 2x, मतलब 3x में एक x जाएगा तो 2x ना होगा, यहाँ x बदले देखिए 18 वैल्यू जो है वो आपको मिल गया है। तो 2 इंटू 18 इजिकल टू 36 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यूरो, यूरो जो है किसकी मुद्रा है, चलिए फटाफट बताइए। तो यूरो जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क की मुद्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सॉरी ये डेनमार्क नहीं होगा। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 51 है, यूरो जो है वो आपकी किससे मुद्दा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरोपियन जोन। यूरोपियन जोन जो है उसी की ये मुद्रा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। 52 में आपको क्या बोला गया, 52 में आपको बोला गया इंफ्रारेड किरणें क्या है। चलिए इंफ्रारेड किरणें, चलिए फटाफट बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सॉरी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये जो है वो आपको क्या है, ये आपको है विद्युत चुंबकीय त्वरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, किसका 52 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं 53। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका 24 है, उनके वर्गों का अनुपात जो 52 है उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको कैसे होगा, चलिए फटाफट बताइए। तो देखिए जैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो x इंटू बाई बराबर 24 है, इसके वर्गों का है, तो x का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर बराबर 52, ठीक है। अब उनके योगफल बताइए। जैसे आपको देखिए ये फॉर्मूला पता है ना, x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, ठीक है। तो उसी में हम लोग अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे x प्लस बाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको बामन दिया गया किसको, वर्गों का योगफल। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए मैं अच्छा से लिख देती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2x और वाई है, ठीक है। तो ये दोनों बदले जो है हम इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट 52 प्लस, अब देखिए 2x वाई बराबर क्या होगा, तो 2x, और देखिए यहाँ पे आपको गुणनफल दिया हुआ है तो 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 24। तो देखिए 52 प्लस ये 24 बराबर क्या होगा 48, तो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे कितना आएगा 100। अब देखिए x प्लस बाई का स्क्वायर बराबर 100 है, तो इसका जब हम लोग स्क्वायर, जब इसको हम लोग हटा देंगे तब आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10। तो वही दो संख्याओं का योग कितना है 10, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है 25 मतों का औसत 40 है, परंतु एक मत 40 के स्थान पर 25 लिखा गया है, तो वास्तविक मध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 25 तो मध्य है, उसका औसत क्या होगा, तो 25 इंटू 40 बराबर कितना हो जाएगा 1000, ओके 1000 हो रहा। अब हम लोग को फाइंड करने को बोल रहा है वास्तविक मध्य। देखिए ये देखिए 1000 हो गया और प्लस इसमें क्या हुआ, परंतु एक पद 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ 50 हो जाएगा माइनस आपको 25 हो जाएगा बाय 25, क्योंकि टोटल कितना है 25, तो यहाँ हम लोग 25 डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 1025 बाय 25,
तो इसका जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 41। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 से 57, मतलब ये आपको पजल टाइप में। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इसे आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, देखिए यहाँ बोला गया है कि 75 विद्यार्थियों के एक समूह है, जिसमें से 12 जो विद्यार्थी को केवल बंद गोभी पसंद है, और 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी पसंद है, और 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर पसंद है, और 12 विद्यार्थियों को गाजर और फूल को बंद गोभी दोनों पसंद है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, गाजर और बंद गोभी दोनों पसंद है। 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और क्या है, 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च पसंद है, और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च और फूल गोभी पसंद है। देखिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए वादा है बंद गोभी का, सबसे पहले 12 है, तो हम लोग बंद गोभी वाला को देख लेते हैं। ठीक है, बंद गोभी, देखिए यहाँ पे हम क्या बोले, बंद गोभी और गाजर कितना पसंद कर रहे हैं, तो 12 विद्यार्थी, तो ये दोनों को हम लोग अटैच कर देंगे। देखिए ये आपका हो गया बंद गोभी। ठीक है, बंद गोभी ये कितना है 12, और ये कितना हो गया गाजर। ठीक है, और यहाँ देखिए मैं आपको बोले 12 विद्यार्थी थी, आपका हो गया 12, और इसके अंदर कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 21 जो है उनको गाजर पसंद है। देखिए 21 है ना, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर पसंद है। ओके, तो ये देखिए गाजर पसंद हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसमें देखिए क्या बोला गया है, शिमला मिर्च और फूलगोभी पसंद है, कितना को 2 को, तो ये बीच में 2 डाल देते हैं। और फिर देखिए फूलगोभी वाले कितना थे, फूलगोभी, ठीक है, फूलगोभी वाले कितना थे, तो फूलगोभी वाले 15 थे। ठीक है, उसी तरह शिमला मिर्च का बात करें तो उसमें 13 कोई को पसंद था। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं। तो एक सब्जी पसंद करने वाले कौन कौन हो जाएंगे, ये 12, ये 21, ये 15 और ये 13। ठीक है, ये वाली हो जाएगा, ये वाली हो जाएगा, ये वाली। तो देखिए 12 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 13 इक्वल टू हम लोग जब इक्वेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 61। तो 61 देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56 में बोला है बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि देखिए टोटल ऑफ विद्यार्थी कितना थे 75, उसमें हम लोग माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, क्योंकि देखिए 12 जो आपका था वो आपका बंद गोभी वाले थे, बंद गोभी पसंद ना करने वाले। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 12, फिर आपका हो जाएगा प्लस 12, क्योंकि 12 ऐसे आदमी थे जिनको कि बंद गोभी और गाजर दोनों ही पसंद था, और 12 ऐसे आदमी थे जिनको कि खाली बंद गोभी पसंद था। तो ये दोनों को हम लोग जब माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 51। अब हम लोग को परसेंटेज फाइंड करने को बोला है, तो 51/75 टोटल, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100, और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 68%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 57, गाजर पसंद करने वाले और फूलगोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों में क्या अंतर है। तो आप बताइए गाजर कौन कौन पसंद करता था, तो गाजर जो है आपका कौन पसंद करता था, देखिए 21 जो है वो आपको टोटल सिर्फ और सिर्फ गाजर पसंद करते हैं, लेकिन 12 ऐसे भी हैं जो कि बंद गोभी और गाजर दोनों का दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ क्या बोला गाजर पसंद करने वाले, अब फूल गोभी, अब हम लोग माइनस दे देंगे, फूल गोभी पसंद करने वाले बोलो तो फूल गोभी में हो जाएगा 15, और प्लस 2 ऐसे भी थे जो कि फूल गोभी और शिमला दोनों को दोनों पसंद करते थे। तो अब जब दोनों को ये कीजिएगा तो इसको जब जोड़िएगा तो आपका आएगा 33, और जब इसको जोड़िएगा तो इसमें आएगा आपका 17। तो जब आप दोनों को जब घटा लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए 58 में आपको क्या बोला गया, 58 में बोला गया है कि 1265 में क्या घटा है जिससे घटा देने के बाद 29 से वो पूर्णतः कट जाए। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं 29 से 1265 में भाग दे देते हैं, तो हम लोग बाहर देंगे तो 4 टाइम्स देंगे तो 116 हो जाएगा। इसको जब हम लोग ये करें तो 105 होगा, और फिर आपको ये 5
तो उसके बाद हम लोग 3 टाइम्स देंगे तो आपका 87 हो जाएगा। जब हम लोग ये करेंगे तो 18, तो यही वो 18 है जिसको कि हम लोग घटा देंगे तो 29 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में आपको क्या बोला है, CBDAGHGFHEKJLI। मतलब देखिए सी में कितना जोड़ेंगे कि जी बनेगा। देखिए सी जो है वो आपका जब ABCD का जो डिजिट होता है वो आपको थ्री नंबर में आता है। जी का बात करें तो आपका 7 में आता है। उसी तरह अगर हम लोग के का बात करें तो 11 में आता है। और देखिए C3 7 में आपका जी आता है, मतलब +4 किया गया है। 7 में आपका जी आता है, 11 में आपका के आता है। देखिए +4 किया तो आपका ये बना। और जब हम लोग के में अगर 4 प्लस करते हैं तो आपका क्या आएगा, 15 आएगा। 15 में क्या होगा, ओ हो जाएगा। उसी तरह बी है, बी से आपका एफ है। बी आपका कितना में आता है, 2 में। एफ कितना में आता है, 6 में। मतलब देखिए इसमें भी 4 जोड़ा गया। फिर एफ है, अब से आपका जी आता है। जी आपका कितना आता है, 10 में आता है। एफ आपका कितना में आता है, 6 में आता है। इसमें भी देखिए 10 जोड़ा गया। ठीक है, तो जब आप जे में 4 को जोड़ दीजिएगा तब आपको एन आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए सब में ना 4 जोड़ा गया। उसी तरह आपका डी का बात है तो डी में जब आप 4 जोड़िएगा तो आपका एच बनेगा। फिर आप एच में 4 जोड़िएगा तब का एल बनेगा। एल में फिर आप 4 जोड़िएगा तब का पी बनेगा। मतलब सब में आपको 4 जोड़ते जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए किसी मिल रहा है, ओ एन और पी। ओ किसी में नहीं है, इसी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 में आपको क्या बोला है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का जो स्थलीय क्षेत्र में उसमें भारत का हिस्सा कितना % है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि 2.4% जो है वो आपको भारत का हिस्सा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 में आपको बोला गया है ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, ई जो है और एफ जो है एक कार्य को आपको कितने दिन में किया, 10 दिन में। और वही अगर ई का बात करें, अकेले जो है ई वो आपको काम कर देता है 30 दिन में। वही अगर हम लोग बात करें एफ का तो वो आपको कितने दिन में करेगी। तो देखिए जब हम लोग इसका बात करें तो 1/10 हो जाएगा। और फिर जब ई का बात करें तो वो आपको अकेले काम किए। ठीक है, दोनों मिल करके वो 10 दिन में किया और वो अकेले आपको 30 दिन में किए। तो वो कितना हो जाएगा, 3 - 1 यहाँ पर 30 हो जाएगा। बाय आपका 2/30, तो इसका 1/15। मतलब एफ का जो बात करें तो एफ जो है वो अकेले आपको 15 दिन में ये काम को ख़त्म कर देगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 में आपको बोला गया है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो खजुराहो के जो स्मारक है वो आपको ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ही आपको खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं। अगर आपको पूछता है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, तो ये आपको है छतरपुर जिले में। ठीक है, खजुराहो जो था वो आपको चंदेल वंश की राजधानी थी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 63 देखना है। भारत पाक के युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। तो ये कौन सा युद्ध के बाद हुआ था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी जो है आपका सही हो जाएगा, 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी। और ताशकंद जो है उस समय पूर्व सोवियत संघ का भाग था। लेकिन अभी का अगर टाइम का बात करें तो ये अब जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं 64 का। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है। चलिए फटाफट बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार के साथ में है। अब यहाँ पर बात आता है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का जो निर्माण था वो आपको 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत और पाक के युद्ध के दौरान हुआ था बांग्लादेश का निर्माण। मतलब बांग्लादेश का जो निर्माण था वो आपको 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत पाक के युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, अब देखिए 16 दिसंबर को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। किस दिसंबर को, 16 दिसंबर को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 16 दिसंबर को। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपको ये देखिए 65। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? चलिए फटाफट बताइए कौन सी है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा कि डिप्थीरिया रोग जो है वो आपको हार्ट से संबंधित नहीं है, मतलब दिल की बीमारी से संबंधित नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है नासा का मुख्यालय कहाँ है? चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 का नासा का मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन में है। और जो है नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठन है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। इसमें देखिए 1973556428 का औसत ज्ञात फाइंड करने को बोला। देखिए हम लोग सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 1 + 9 1 9 + 7 + 3 + 5 + 5 + 6 + 4 + 2 + 8, टोटल ऑफ नंबर कितना है, काउंट किए हैं, देखिए 10 है। तो जब अब हम लोग को जोड़ करके ये करेंगे तो आपका जो होगा वो 50/10 आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो आपको 5 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? एनजीटी का फुल फॉर्म होगा आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गूदा तक कितने मीटर लंबा होता है? डैश, चलिए अब बताइए फटाफट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, पाचन तंत्र जो होता है पूरा का पूरा वो 9 मीटर लंबा होता है। अब हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर को जो क्वेश्चन आपको बोला है इसमें आपको बोला गया है कि कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना? चलिए फटाफट बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान जो है वो आपका पहला राज्य बना था। ठीक है, कोविड-19 के रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपका राजस्थान था। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 79। 79 में आपको बोला गया है माता पिता तथा 2 बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। मतलब माता पिता का औसत आयु 30, 2 बच्चे का 8। तो देखिए यहाँ पे 2 का बात हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 30 × 2 + 2 × 8 बाय 4 सदस्य का बात हो रहा है, 2 को माता पिता 2 को बच्चा, तो 4। तो टोटल ऑफ कितना हो जाएगा 60 + 16/4 = 76/4 = 19, मतलब 19 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 में बोला है त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात कीजिए। अब बताइए ये चारों में से कौन सा कथन अलग है? ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए कौन सा कथन अलग है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो है डी है वो आपका सही, मतलब कि करेक्ट है, क्योंकि देखिए एक त्रिभुज का वर्ग = अन्य 2 त्रिभुज के वर्ग के योग होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 73। 73 में आपको बोला गया है अधिगणितीय चिन्ह जो कॉलन होता है उसका अर्थ गुना है, और जोड़ का अर्थ घटाव है, और गुना का अर्थ जोड़ है, और फिर इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको सारा जो साइन है वो आपको चेंज करना है। ठीक है, तो 25 - 18/3 + 7 × 3 = जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ -25 हो जाएगा, और फिर + 21 हो जाएगा। जब हम लोग ये करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको और इसको इक्वेट कीजिए तो आपका आ जाएगा 46 - 6 बराबर आपका आ जाएगा 40 आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 74। भारत डैश में ब्रिटेन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। बताइए कब आ गया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही होगा, क्योंकि 1858 ईस्वी में, मतलब 1858 में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। कौन आया था? तो भारत आया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया है कि आपको
कंटेम्प्रोरी का अगर बिलोंग करता है हिस्टोरिक से, उसी तरह एसेंट किससे ये करता है, तो ये देखिए आपको करेगा मॉडर्न से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 76 में बोला गया है जैसा संबंध नीचे के युग में है उससे विपरीत संबंध वाला युग्म चुने। भीतर बाहर से संबंधित है, उसी तरह आप बताइए कि ये कौन सा जो होगा वो आपका सही होगा। तो ऑप्शन देखिए बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, सूरज और तारे। सूरज और तारे जो है वो जो है एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है, मतलब विपरीतार्थक शब्द है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया आमतौर पर जो कलर ब्लाइंडनेस का जो बीमारी होता है वो क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि यह जो है एक अनुवांशिक बीमारी है या अनुवांशिक प्रकृति का है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बोल रहा है कि सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा किया है। मतलब सरकार के द्वारा जो डाक कर्मचारी होते हैं उनको कितने लाख रुपए का मुआवजा देने का घोषणा किया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख का मतलब मुआवजा देने का घोषणा किया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 से। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको बोला गया है कि एक आयत है, ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। ठीक है, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई में 6 मीटर है, यदि उसका परिमाण 64 मीटर है तो उसका एरिया ज्ञात करें। चलिए, तो आप फटाफट बताइए कि यह कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो लंबाई L उसको हम लोग x मान लेते हैं, इसका जो चौड़ाई होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो आपको होता है 2l + b। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 हम लोग जो l है उसके जगह हम लोग क्या माने हैं x, और जो b है उसके जगह हम लोग क्या माने हैं y। और इसका बराबर कितना हो जाएगा, इसका बराबर होगा 64। देखिए ये गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि x + y = ये जो 64 है और जो 2 है ना उसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। मतलब x + y = 32 है। उसी तरह देखिए यहाँ दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है वो आपका 6 है, तो x - y = 6 है। अब हम लोग चलिए इसको इक्वेट करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब बताइए क्या होगा और कैसे होगा। तब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पास माइनस, यहाँ पास प्लस, और फिर यहाँ ये करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस है, ये देखिए आपका प्लस है, तो ये आपका 2y = हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 32 में जब आपका 6 जाएगा तब आपका कितना बचेगा बताइए, 20 × 4 = 24 और 2 मतलब यहाँ पे 36 हो जाएगा। मतलब आपका y = 13 आ जाएगा। अब हम लोग को x करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा है, तो देखिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, आप क्या कीजिए कि x को = कर दीजिए, तो 2, अब y जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो y = कितना आया है 13 आया है, तो हम लोग यहाँ पे 13 लिख देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, हम लोग इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा 64 - 13, तो वो कितना आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, और 1 मिनट रुकिए। तो अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपको बोला है किस राज्य के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो बताइए कौन बनाया है। तो यह देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये आपको यूपी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अब हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई लर्निंग हेतु परियोजना
स्माइल किस राज्य ने शुरू किया है? चलिए बताइए फटाफट। ये देखिए राजस्थान सरकार द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको बोला गया है कि आपका जैसे यहाँ कोड दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है गॉड इज ग्रेट, मतलब इसका देखिए कोड है CPAN और BO। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है दूसरा जो है ग्रेट हेल्प डन, इसका भी कोड है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ही इज ग्रेट, उसका भी देखिए कोड है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है ही इज गुड, मतलब इसमें आपको इसका जो है आपका कोड बताना है। देखिए अब हम लोग तीनों में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। यहाँ देखिए ग्रेट कॉमन है, यहाँ भी ग्रेट कॉमन है और यहाँ भी ग्रेट कॉमन है। अब देखिए तीनों में सिमिलर कौन है? ये तीनों का तीनों में देखिए आपको सिमिलर जो है CP है, तो ये CP है, यहाँ भी देखिए CP है और यहाँ भी देखिए आपका CP है। मतलब जो ग्रेट होगा उसका देखिए कोड क्या हो जाएगा, उसका आपका CP होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, ही इज गुड, तो ही इज गुड, तो देखिए इज जो है आपका यहाँ पास भी है, देखिए यहाँ पास भी है, और आपका देखिए इज जो है आपका यहाँ पास भी है, ठीक है। अब आपको इसमें और इसमें कॉमन देखना है कि क्या क्या है। देखिए BOAN यहाँ है और यहाँ देखिए BODQ है, मतलब BO है जो आपका इज का क्या बोले कोड है, तो ठीक है, तो मतलब इज का कोड क्या हो जाएगा BO। अब उसी तरह देखिए ही में आपका क्या होगा DQ, ठीक है, तो ही में क्या होगा आपका DQ, क्योंकि देखिए ये और ये, तो आपका D और Q हो गया। उसी तरह देखिए हम लोग को क्या करना था, ही इज गुड, तो ही भी हो गया, इज भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग को गुड करना, गुड में देखिए AN आपका गुड है, तो अब आपका ऑप्शन नंबर जो है 82 का D सही हो जाएगा, क्योंकि AN BO और DQ, मतलब ऑप्शन नंबर जो D है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में हम लोग को एक सीरीज दे दिया गया है और उसमें हम लोग को फाइंड करने के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। 83 में आपको देखिए एक सीरीज दिया गया है। देखिए ये दोनों के बीच में अंतर आपका कितना है बताइए। 82 और 70 के बीच में देखिए 12 है, फिर 12 से 76 के बीच में आपका 6 है, फिर इसमें देखिए आपका 12 है, फिर इसमें देखिए आपका 6 है, फिर इसमें देखिए 12 है, फिर आपका क्या होगा 6, तो 58 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा 64, मतलब आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका करेक्ट है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। इसमें लिखा गया है सार्थक शब्द बनने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। मतलब यहाँ पे दिया गया है मिक्सिंग मतलब वर्ड, जैसे DOGL, मतलब कोई वर्ड तो है नहीं। अब इससे हम लोग को कोई वर्ड फाइंड करना है और देन उसका एक कॉमन मतलब देखना है कि क्या क्या मतलब कॉमन है और कौन जो है जो कि कॉमन नहीं है वो आपका उस मतलब ये से ग्रुप से डिफर है, ठीक है। तो DOGL से हम लोग को क्या बनेगा, गोल्ड बनेगा, GOLD, ठीक है। उसी तरह हम लोग TSEVU, इससे हम लोग को कोई बनना देखिए स्टोव बन रहा है, STOVE, ठीक है। उसी तरह देखिए LVREIS, इससे कुछ बन रहा है क्या, इसे देखिए बन रहा है सिल्वर, SILVER, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग ऑप्शन नंबर C का बात करें तो इससे क्या बन रहा है, ब्रॉन्ज, BRONZE, ठीक है। अब बताइए कौन सा कॉमन है, गोल्ड, ब्राउन और फिर सिल्वर, सारा का सारा तीनों का तीनों देखिए कॉमन है, बट देखिए स्टोव आर डिफरेंट, सो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 85 का आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, रैबिट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें देखिए एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उसके तथ्य पे आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ आपको कथन है, चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक आदमी के लिए यह एक छोटा कदम परंतु मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है, ठीक है। इसका निष्कर्ष ये है, प्रथम निष्कर्ष, नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानव जाति बताया है, ठीक है। और दूसरा कथन में कहा है कि नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों में केवल मानव जाति की उपलब्धियां ही भावना गूंजती है। अब बताइए कौन सा है जो फॉलो कर रहा है और कौन सा है। देखिए 1 जो है वो तो आपका
रॉन्ग है और दूसरा जो आपका करेक्ट है, इसलिए आपका जो फॉलो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 करेगा, 1 नहीं करेगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अनुसरण कर रहा है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 87 से 89। ठीक है, इसमें आपको एक बॉक्स दिया गया है और जिसमें सारे सब्जेक्ट का ये दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो है आपका 45 नहीं होगा, 59 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको क्या बोला है, औसत अधिकतम अंक किससे ने प्राप्त की। मतलब यहाँ जो श्याम है, सुनील है, जगदीश है और राजेश है, इसमें से औसत जो अंक है सबसे ज़्यादा किसने प्राप्त की, ये पहले बताइए। तो देखिए श्याम का कैसे हो जाएगा, देखिए 45 प्लस 50, 50 प्लस 49 प्लस प्लस प्लस, जब हम लोग इन लोग सब को इक्वेट करते हैं तब आपका कितना आता है, तब आपका आ जाएगा 260/5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4 5, तो आपका ये कितना हो जाएगा 52। उसी तरह अगर हम लोग सुनील का बात करें तो सुनील का आएगा 295। ठीक है, मतलब 295/5, तो इसका कितना हो जाएगा 59। उसी तरह अब हम लोग जगदीश का बात करें तो जगदीश का कितना हो जाएगा, जगदीश का हो जाएगा 190/5, मतलब 38। अब हम लोग उसी तरह राजेश का बात करें तो राजेश का हो जाएगा 275/5 इक्वल टू हो जाएगा 55। अब हम लोग को देखना है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना है, बताइए बताइए किसका है। तो देखिए ऑब्वियसली सुनील का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 फटाफट। 88 में आपको क्या बोला गया, सुनील और जगदीश के कुल प्राप्तांकों का अंतर बताइए। तो बताइए सुनील का कितना था प्राप्तांक टोटल, तो देखिए सुनील का जो टोटल प्राप्तांक था वो आपका 295 था। ठीक है, 295 था, माइनस हमको किससे बोल रहा है, जगदीश से करने। अब बताइए जगदीश का टोटल ऑफ नंबर कितना था, तो उनका 190 था। जब हम लोग दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 105। चलिए ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 105, ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है हिस्ट्री और भूगोल दोनों में से किससे प्राप्तांक अधिक है। ठीक है, अब बताइए कि इतिहास सिर्फ, मतलब देखिए यहाँ पे 4 स्टूडेंट थे तो चारों का हम लोग औसत किसका देखे थे, सारा का, बहुत मतलब कि फिजिक्स, फिर आपका केमिस्ट्री, फिर आपका मैथ्स, फिर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ऑल को हम लोग क्या कहते थे, एवरेज निकाले थे। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, श्याम का हम लोग देख लेते हैं सबसे फर्स्ट वाले का। तो सबसे फर्स्ट वाले का हिस्ट्री में कितना आया 51 प्लस 65, तो इसका कितना हो जाएगा 105। उसी तरह अगर हम लोग सुनील का बात करें तो उसका कितना आया है 59 प्लस 61, तो इसका कितना हो जाएगा 120। उसी तरह अब हम लोग जगदीश का बात करें तो इसका कितना आया है 30 प्लस 45, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो 75। उसी तरह अब हम लोग राजेश का बात करें तो उसका कितना आया था 57 प्लस 62, तो इसका कितना हो जाएगा 119। अब बताइए सबसे ज़्यादा इसमें किसका है, ऑब्वियसली सुनील का है। ठीक है, सुनील का है 120, तो आंसर आपका सुनील हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको बोल रहा है हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपका 17 अप्रैल को ये मनाया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 आपको कैसे बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए 9876 और आपका प्लस 5431। ठीक है, 5 है यहाँ पे, 5431 माइनस 5553 और इक्वल टू एक्स। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तब आ जाएगा 5307 माइनस 333 और 3। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 9754। ये देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका
आ जाएगा। ये आपका 91 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है और उसके गति जो है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले गति हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कितना चला वो 1 किलोमीटर और फिर कितने देर में 10 मिनट में। चलिए अब हम लोग इसको ये करते हैं, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.67 किलोमीटर पर आवर हम लोग का आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, 93 में बताइए सरकार ने सुगम कृषि परिवहन के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है। चलिए अब बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि जो ऐप शुरू हुआ है उसका नाम है कृषि रथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं 94 नंबर। 94 में देखिए दिया हम लोग को फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो 3.4 बाय 6/9 यहाँ देखिए पॉइंट होगा। ठीक है, और फिर इसको करना है 11.4 बाय एक्स। जब हम लोग इसको एक्स मतलब कि जो फोर्थ को ये है उसको हम लोग जब फाइंड करेंगे तो 4 × 6.9 बाय 3.6। ठीक है, जब अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग का आंसर जो आएगा वो आएगा 21.85। अब बताइए इससे कौन सा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा क्या है ही है क्योंकि आपको 21.9 है, यहाँ पे आपको 21.85 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 94 का डी विल बी करेक्ट। ओके, अब हम लोग देखते हैं 95। ठीक है, 95 में देखिए बोला गया है स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। चलिए फटाफट बताइए, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 में आपको क्या बोला गया, 4 वर्ष के अंतराल में देखिए 4 वर्ष के अंतराल में 4 बच्चे की आयु का योग 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे का आयु ज्ञात करें। जैसे कि देखिए सबसे जो छोटा बच्चा होगा उसको हम लोग x मान लिए। असम में क्या बोल रहा है, 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे x + 4, इससे ये 4 साल बड़ा है। फिर अबर जो होगा वो उससे भी 4 साल बड़ा होगा, फिर अबर जो होगा वो भी उससे भी 4 साल बड़ा होगा, और सबका योग कितना है, तो सबका योग जो है आपको 48 है। तो हम लोग यहाँ पे 48 डालेंगे। फिर देखिए 1x 2x 3x और 4x, तो हम लोग यहाँ पे फाइनली 4x प्लस देखिए 4 8 और 12 सबको हम लोग इक्वेट करेंगे तो 24 और इक्वल टू कितना है 48। अब हम लोग क्या करेंगे 4x = 48 माइनस 24 इक्वल टू 24 एंड देन x = क्या हो जाएगा 24/4 देन 6। तो आपका देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। इसमें बोला गया है ई जो है ना वो पी की पुत्री है। ठीक है, तो पी की पुत्री है कौन, ई, तो पुत्री मतलब डॉटर। ठीक है, हम लोग कर लिए। उसके बाद देखिए जो के की एकमात्र बहू है, जो कि के की बहू है। ठीक है, पी जो है पी की पुत्री कौन है, ई है, और पी जो है वो के की बहू का पति है। ठीक है, ये इसका पति है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बहू का पति। अब बताइए के और ई के बीच का रिलेशन, तो आप ही बताइए, इसका बहू ये है, उसका पति ये है, मतलब ये जो हुआ वो बाप हो गया इसका। अब बताइए उसकी बेटी थी, ये क्या हो गया, नातिन या पोती। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 98 में आपको क्या बोला गया है। देखिए अब हम लोग देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। तो 98 में देखिए आपको बोला गया है सेफ्टी ग्रिड अभियान किस बैंक ने शुरू किया है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि HDFC बैंक है जो कि आपका स्टार्ट किया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 99 को नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है, एक फोटो है। ठीक है, उसका कोई भी भाई बहन नहीं है, एक फोटो की तरफ संकेत करके कहता है कि यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। ठीक है,
यह जो लड़का है इसमें फोटो में जो बना हुआ है वो लड़का मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। और जब लड़का बोल रहा है कि मेरा कोई भाई बहन है ही नहीं तो वो खुद होगा ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो सी है स्वयं हुआ है, ये करेक्ट है। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या कहा गया है, कंपाइलर क्या है, बताइए कंपाइलर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंपाइलर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज जो आपका सेट है 100 का वो आपका कंप्लीट हो गया। ये सेट नंबर 4 है। अब आपका सेट नंबर 5 जो है जो आपको कल अवेलेबल हो जाएगा साइट पे। तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, और इसका जो PDF है वो आपको नीचे लिंक पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आज से आप ये सारा काम मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।